प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसी को रसायन संश्लेषण, ठीक है। और दूसरा रसायन संश्लेषण ये हो गया कि जितना से हम लोग क्या मिला, कार्बनिक पदार्थ जो मिला, फास्फोरस, ये सब जो मिला, मतलब अकार्बनिक पदार्थ जो मिला वो वापस मिट्टी में मिला, मिट्टी से पौधों को जो ऊर्जा मिला वही उसी को बोले रसायन संश्लेषण, ठीक है। मतलब समझ में आया? यानी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब जो मिल रहा है कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से या वायुमंडल से। अगर श्वसन के द्वारा ले रहे हैं तो श्वसन द्वारा पॉसिबल है नहीं, तो लेंगे कैसे? मिट्टी के द्वारा। तो मिट्टी के द्वारा पेड़ पौधा को मिला ना NPK, तो वो हो गया रसायन संश्लेषण, ठीक है, द्वारा होती है। अब इसी में उत्पादकता शुरू हो जाता है कि उत्पादकता क्या है क्या नहीं है। अच्छा, जो ऊर्जा पिरामिड बताइए, इसका दिशा क्या होगा? एक दिशा होगा। कहाँ? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, हमेशा नीचे से ऊपर, क्योंकि कोई भी एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा देगा नहीं। ऊर्जा देगा कोई? शेर हिरन को खा लिया तो शेर हिरन को लौटाया, तो एक दिशा ही हुआ, यानी यहाँ से ऐसे लिए तो ऊपर ही बढ़ा। उसी तरह हम लोग भी पेड़ पौधा को खाए तो उसको लौटाए नहीं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लिख लीजिए, पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकीय अनुक्रम, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। लिखिए, किसी भी जैव आवास, हैबिटेट, किसी भी जैव आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी जैव आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों के, किसी भी जैव आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों के एक समुदाय का, वनस्पतियों के एक समुदाय का पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों के एक समुदाय का समय के साथ, समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तन, समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तन या दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तन या दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन, समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन पारिस्थितिकीय अनुक्रम या समुदाय विकास कहलाता है। फिर से हम बोल रहे हैं, किसी भी जैव आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों के एक समुदाय का समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तन या दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन पारिस्थितिकीय अनुक्रम या समुदाय विकास कहलाता है। समुदाय विकास कहलाता है। और थोड़ा सा लिख लीजिए, यह किसी पारिस्थितिकी समुदाय,
छोड़िए, यह किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। यह किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें उस विशेष तंत्र की मौजूदा वनस्पतियों का अन्य वनस्पतियों द्वारा दिशात्मक डायरेक्शनल और क्रमिक रूप से प्रतिस्थापन होता है। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें उस विशेष तंत्र की मौजूदा वनस्पतियों का अन्य वनस्पतियों द्वारा दिशात्मक और क्रमिक रूप से प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन होता लिखे अतः अनुक्रम या अनुक्रमण, सक्सेशन वही हो गया। अतः अनुक्रम या अनुक्रमण को किसी पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी समुदाय के क्रमिक विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये बेसिकली है क्या, तो कुछ साल पहले डायनासोर पाए जाते थे, उनका पारिस्थितिकी तंत्र होगा, खत्म हो गए, हट गए, खत्म हो गए। तो क्यों हो गया? ऐसा कंडीशन बन गया जहां पे वो नहीं रह पाए, अनुकूल उनके लिए दशाएं नहीं हो पाई, तो क्या हो गया? पारिस्थितिकी अनुक्रम हो गया, वो हट गए, दूसरा आ गए। फिर बहुत बार आप देखिएगा, आप जहां रह रहे वहीं के पारिस्थितिकी में आपको ढलना पड़ता है ना। तो जब आप अपने रूप से दूसरे रूप में ढल गए, वो क्या हो गया? पारिस्थितिकी हो गया, अनुक्रमण हो गया। दूसरा, हम यहाँ रह रहे थे, हमको यहाँ से पलायन करना पड़ गया, तो हम जो दूसरा जगह गए तो वहाँ अलग पारिस्थितिकी डेवलप हो गया, वही क्या हो गया? अनुक्रमण हो गया। तो ये सब देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खाली समझ लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण से क्या समझते हैं? तो जब भी बदलाव होगा किसी के भी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो वो अनुक्रमण हो जाएगा, सक्सेशन या क्रमिक विकास होगा। अगर कोई नया जीव उत्पन्न हो रहा है, या आप भी देखिए बहुत बार कोई पक्षी नया पेड़ पे रहने आ गया, तो उसके लिए क्या हो गया? वो पारिस्थितिक, वो आवास नया हुआ, धीरे धीरे वहां के चीजें को वो अपने अनुकूल करने लगा, या पर्यावरण उसको अनुकूल मिलने लगा तो रहने लगा। तो वहां पर क्या हुआ? नया क्रमिक विकास हुआ, नया पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप हुआ, उसी को क्या बोलेंगे? अनुक्रमण। ठीक है, सक्सेशन। तो उतना इंपॉर्टेंट ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए खाली हल्का में, कि आ जाए तो कम से कम लिख पाइए। देखिए, हम कोशिश खाली यही कर रहे हैं कि आप लोग को इजी लैंग्वेज में पता है, क्योंकि बहुत सारा बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। तो हम जो लिखा रहे, लैंग्वेज समझ में आता है कि नहीं? मतलब पता चल रहा है ना? ऐसा नहीं ना हो रहा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, खाली लिखे जा रहे। समझ में आ रहा है ना? और एग्जाम में आए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव, लिख पाइएगा ना? थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना? या आएगा कि नहीं? कि ऐसा नहीं ना कि अभी ब्लैंके होगा, पता नहीं चल रहा हुआ क्या, ऐसा नहीं ना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला कि कोई फायदा नहीं हुआ, आपका मोटा कॉपी होते गया और रखा गया।
कोई फायदा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए सब। अच्छा, अब एक चीज बता रहे हैं कि आप लोग ये सब नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल कर पाइएगा खुद से? नहीं। साइकिल समझ रहे हैं? चक्रान, यानी जहां से जो चीज स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पहुंच जाना। जैसे पानी, जल चक्र पढ़े, जल चक्र, जल कहाँ से उठा? तालाब, नदी, ये सब से, सारे वनस्पतियों से। तो आखिर जमीन से उठा, सूर्य की रोशनी से गर्मी पड़ा, वो भाप बने, भाप बन के आकाश में गए, संघनन हुआ, कुछ समय बाद वापस वर्षा हुआ, वापस पानी कहाँ आ गया? जहां था वहीं आ गया। तो क्या हुआ? चक्र हुआ, और यही निरंतर चलते रहता। अगर जल चक्र की क्रिया नहीं हो तो हमें पानी नहीं मिलेगा, पीने का ही पानी नहीं मिलेगा, खेत तो ऐसे ही सूख ही जाएंगे। क्योंकि हम लोग किस पे डिपेंड है? हमारा देश मॉनसून पे, क्योंकि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, जो है मानसून है। मानसून नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। उत्तर के कुछ रास्ते तो ठीक है, काम चल जाएगा, क्योंकि वो क्या है? बारहमासी नदी है, यानी सदाबहार नदी है, हिमालय से निकलती है। लेकिन हमारे तरफ जो नदियां वो क्या है? मानसूनी है ना। कुछ समय बाद आपको पानी ही नहीं मिलेगा। ठीक है, स्वर्णरेखा कहाँ से निकल रहा है? नगड़ी, रांची से ना। कोई गए हैं? ठीक है, रानी चुआ करके है जगह का नाम, वहीं से निकलता है। एक तरफ वो और एक तरफ उसी के आसपास से दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो ये सब वहीं से निकल रहा है। तो देखिए, निकल रहा है जरूर, लेकिन निकल के ये लोग गया, कुछ दूर बाद सूख जाता है, क्योंकि उतना हेवी फ्लो है नहीं। तो बरसात के दिनों में ये पूरा भरे रहता है। ऐसे ठीक है, कोई कोई नदी तो बड़े हैं, लेकिन बहुत सारा नदी क्या, बहुत छोटा है, जो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे जुमार नदी सब जो है, ये सब क्या है? नदी की बहुत सहायक नदी और छोटा है। अगर बरसात नहीं हो तो ये नदी सूख जाएगा। आप हरमू नदी को देख लीजिए, कुछ साल पहले वहां क्या हो गया? घर बना दिए नदी पे। सोच लीजिए, अतिक्रमण हो गया, क्योंकि पानी था नहीं, तो अतिक्रमण हो गया। अभी भी देखिए, बहुत जगह आप जाइएगा, रांची में ही बता दे रहे, नल्ली के ऊपर घर बना हुआ। सरकार को पता नहीं चल रहा है यहाँ नल्ली भी है, क्योंकि घर बन गया। अब उसके अंदर नल्ली को अपने अंदर ले लिए। तो अब आप भी जाइएगा तो आप सोचिएगा बस इतने रोड है, नल्ली है नहीं। जब बरसात हो रहा है तो पानी कहाँ बह रहा है? रोड पे। नल्ली तो ब्लॉक है, खत्म। तब जब खोजा गया नक्शा में, नगर निगम टीम निकाला कि कहाँ है नल्ली, तब देखा कि यहाँ तो घर है यार। तो फिर घर को तोड़ना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा बहुत सारा चीज सब, जैसे हरमू नदी को ले लीजिए। ठीक है, मेरा घर से थोड़ा सा आगे है, तो पहले तो पता ही नहीं चला। हाँ, लगभग आप मान लीजिए 1990 के आसपास बहुत बड़ा नदी था, पानी पूरा रहता था। हम एक दो फोटो देखे हैं, पानी अच्छा था। धीरे धीरे बरसात कम होने लगा, या जो भी कारण हुआ हो, तो क्या हुआ? उसमें अतिक्रमण होने लगा। अतिक्रमण होने लगा यानी घर बनने लगा, कोई दुकान खोल दिया, कोई वहीं पर चाय पिला रहा है, तो नदी क्या होगा? ऑटोमेटिक कम होगा। आप जैसे मिट्टी भरते जाइएगा, कम होते जाएगा ना। या आप ही लोग देखिए होगा, घर तरफ या गांव में तालाब दिन ब दिन छोटा होता जा रहा, देखे कैसे हो जा रहा? छोटा अपने आप हो रहा है। आखिर मानव गतिविधि हो रहा है, अपनी सुविधा के लिए बहुत जन मिट्टी डाल दे रहे, कोई वहां पे घर बना दे रहे, कोई ये कर दे रहे, कोई वो कर दे रहे, तो छोटा हो रहा है। तो नदी में भी क्या हुआ? धीरे 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 होटल खुल गया, घर बनने लगा, तो नदी का स्वरूप छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो अब बीच में कैसा स्थिति था? नाला। आप भी जाइएगा तो देखिएगा, नाला है वो, मतलब गंदा पानी खाली बह रहा है। फिर कुछ दिन पहले सरकार आया तो थोड़ा सा ध्यान दिया कि अगल बगल पेड़ उड़ निकाला, अतिक्रमण हटाया, लेकिन उस साल पानी ही नहीं आया, तो नदी वही का स्थिति रह गया। अभी भी जाइएगा तो कभी पार होइएगा हरमू बाईपास में तो दिख जाएगा, किशोरगंज जैसे पार करिएगा, हरमू पुल आता है, देखिएगा छोटा सा है, लेकिन
ठीक है, अब जो है तो ये सब क्या हो जाता है, किस कारण, अतिक्रमण के कारण, और वर्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हम लोग वर्षा पर ही निर्भर है, वर्षा नहीं हुआ तो हम लोग के लिए दिक्कत होगा। तो जल चक्र वही क्रिया है जिससे जल वापस आ जाए। उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैसे हो सकता है चक्र, बताइए तो। ऑक्सीजन कहां से आया, पानी से, वायुमंडल में था या नहीं, वायुमंडल था, वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लिए, छोड़े क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लिया, पेड़ पौधा, पेड़ को क्या छोड़ा, ऑक्सीजन, फिर वायुमंडल में मिला, चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में उपस्थित है कम मात्रा में, उसको कौन लिया, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन हम लोग लिए, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गया, वायुमंडल में, चक्र बन गया, निरंतर चलते रहेगा। जब यही चक्र आपका निरंतर चलता है तो इसी में हम लोग ऊर्जा को और संसाधन को किसमें बांट देते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी जो सर्कल चलते रहा वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, जिसको दोबारा प्राप्त कर सकेंगे, और जिसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। तो वायु को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग किस लिए परेशान हो जा रहे हैं कि हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर दे रहे हैं, पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, तो जो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए वो कमी हो जा रही है ना। कारण यही है, कारण यही हो जा रहा है कि अब मनुष्य का, जीव जंतु का संख्या ज्यादा, हम वायु को प्रदूषित कर दे रहे हैं, उल्टा वन को काटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन प्यूरिफाई हो नहीं पा रहा, तो कहां से होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन कितना % है वायुमंडल में, 21। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, कितना, 78 नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन, और बाकी 1% अन्य है। तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आग जलाने में कौन मदद करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, ठीक है, ध्यान रहे। उसी तरह हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर में जाके ऊर्जा का काम करता है, एटीपी में बदल के सारे कोशिकाओं में पहुंचता है, जो ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन के जगह कभी गलती से कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो देखिए बेहोशी का हालत हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ले लिए तो हो सकता है 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्शन कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। वो ऑक्सीजन साइड रिएक्शन करता है तो हीमोग्लोबिन सब तरफ काम करता है, लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड साइड वो किया रिएक्शन, वो सीधा पॉइजन होकर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन चक्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र हो गया। उसी तरह एक फास्फेट चक्र होता है, फास्फोरस, एक नाइट्रोजन चक्र होता है। तो ये सब चक्र आप लोग कर लीजिएगा। अरे मतलब इसे खाली चित्र बनाना और कुछ करना नहीं है, चित्र भी बना दीजिएगा तो काफी है, और नहीं बनाइएगा तो फिर हम बनवाएंगे फिर। कस के, हाँ क्या, अब बाकी का हो जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा रुकिए 1 मिनट। अच्छा सिर्फ चित्र बनाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा ना, लिखवाने का जरूरत नहीं ना है कि लिखवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए सिर्फ सवाल में आ गया कि आप सारा अकार्बनिक तत्वों को, चक्र को समझाएं, तब चलिए ठीक। देखिए बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, जो था पारिस्थितिकी तंत्र हो गया समाप्त, क्योंकि आपका जो सिलेबस में है वो क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना हो गया,
पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हो गया, मानव निर्मित और ये सब पढ़े ना, और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य ऊर्जा पिरामिड तक हो गया। मेन पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य क्या है? भोजन की उपलब्धता, ऊर्जा का एक स्तर से दूसरा स्तर में पहुंचना, यही था। उसी में हम लोग संख्या को देख लेते, जब संख्या बढ़ेगा घटेगा ऊर्जा को देख लेते, ये हो गया। एक दो छोटा छोटा पॉइंट था, उत्पादकता और ये अनुक्रमण, ऐसा बहुत सारा चीज है, छोटा मोटा चीज नहीं है। एक आएगा पारिस्थितिकी पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ये सब जानने का जरूरत नहीं है। पारिस्थितिकी इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, सब अलग अलग चीज है, तो उतना नहीं जानना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऊर्जा के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश, ठीक, दूसरा जल, अजैविक कारक चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए। और बेसिकली इसको क्या चाहिए? अजैविक ही कारक चाहिए। जैविक कारक से कोई मतलब नहीं, हम लोग के लिए जैविक कारक जरूरी है, क्योंकि हम लोग अजैविक कारक ले रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे। सिर्फ हम लोग सूर्य का प्रकाश किस रूप में ले पाते हैं? विटामिन डी। जल हम लोग पी पा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जितना भी उसको ले पा रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ के। ऑक्सीजन सांस के द्वारा हम लोग ग्रहण कर पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो वो यही कन्वर्ट करता है किसमें? जैविक तत्व में। और ये जब जैविक तत्व में कन्वर्ट करेगा तभी हम लोग को मिलेगा। जब तक घास बोलते हैं, छोड़िए, साग या गाजर में जो भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं, खनिज, अगर वो उसको नहीं बदले उत्पादक, तो हम लोग को वो चीज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पालक में आयरन मिल रहा, लोहा, ठीक, तो जब तक ये उसको जैविक में नहीं बदलेगा हम लोग ले पाएंगे लोहा? नहीं ले पाएंगे। लोहा तो यहाँ भी है, खा लेंगे? नहीं ना होगा। सांस में भी नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करना होगा? या तो टैबलेट बनाना होगा, गोली, आयरन का गोली आता है ना, तो वो भी क्या किया गया? उसको जैविक में बदला गया। अब ऐसा थोड़ी है लोहा काट के लाया उसी का टैबलेट बना खिला दिया, नहीं ना होगा ऐसा। तो बेसिकली आएगा कहाँ से? सब यहीं से आएगा, क्योंकि जो भी अजैविक पदार्थ है जब तक उसको जैविक में नहीं बदलेंगे हम लोग नहीं ले सकते। तो उत्पादक के लिए अजैविक पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान है ना, तापमान भी इसके लिए, क्योंकि हम लोग वन का प्रकार देखे, कहीं वर्षा इतना सेंटीमीटर था, कहीं तापमान इतना था। उसके बाद और जितने अकार्बनिक पदार्थ है यानी NKP बेसिकली, ठीक है, ये सब मिट्टी से मिलता है, चट्टान से मिलता है, वो टूट के यहाँ मिलता है। तो इसीलिए ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चित्र बनाते जाएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा, तो फिर करवा देंगे उसको। आइए, सबसे पहले जल चक्र। और देखिए पहले ही बात बोले है, पृथ्वी पे कितना प्रतिशत भाग पे जल है? अरे इतना कॉमन गजब। अरे 71% पे है कि नहीं है? अब समुद्र का तुलना हम तालाब से कर सकेंगे तो इसको नहीं ना गिनेंगे। 71% जल से घिरा हुआ, जिस कारण पृथ्वी का रंग क्या दिखता है, इसीलिए इसे कौन सा ग्रह बोलते हैं? तो थोड़ा ध्यान रखिए, 29% में क्या है? स्थल। तो देखिए पानी हम लोग पास बहुत है, लेकिन ये पानी हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पास पीने का जो पानी उपलब्ध है या रिफ्रेश वाटर, वो लगभग इतना ही % उपलब्ध है, लगभग, ठीक है। जो कुछ तो हमारा झील, नदी के रूप में है, क्योंकि देखिए तालाब का पानी भी आप नहीं पीते हैं, नहीं ना पीते हैं। फ्रेश झील रहेगा जिसमें अगर सरकारी व्यवस्था है तभी उसका पानी पिया जाता है। जैसे यहाँ सप्लाई होता है कांके डैम से, रुक्का डैम से, धुरवा डैम से पानी सप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, थोड़ा साफ सुथरा है। बाकी आप तालाब को देख लीजिए स्थिति, यहाँ बड़ा तालाब का ही देख लीजिए, क्या है, नली मिल रहा है, सब तरफ का नली उसमें है, पानी हर्रा हो गया है, ठीक है। अगर नहाने के लिए भी घुसे तो पता चला बीमारी हो जाएगा, ठीक। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, कचरा तो डाल ही रहे हैं, साबुन,
वहीं पे कपड़ा धो के साबुन उसी में डाल दिया, मतलब उसका फेन, तो क्या हो गया, प्रदूषित हुआ, वो पीने लायक नहीं ना रहा। फिर बहुत सारा गंदा मवेशी उसको उसी में डाल दिए, तो सारा कचरा कहाँ जा रहा है, पानी में, तो पी नहीं पाएंगे। तो और चूंकि नदी का पानी क्या बहता हुआ निरंतर बह रहा, तो वो अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अब उसको भी जबरदस्ती अशुद्ध कर देंगे तो अलग बात है, नहीं तो वो अशुद्ध नहीं हो सकता। तो 2.8% आसपास या 3% मान लीजिए कि हम लोग पास पीने का, जिसमें बहुत सारा परसेंट इसमें कहाँ है, ग्लेशियर के तौर पे जमा है ना, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में थोड़ा बहुत हिमालय है ना, वो क्या है, स्वच्छ पानी का है ना, है कि वहां भी खारा पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, तो उस रूप में है। और बाकी जो हम लोग पास यहाँ अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग को वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। और दूसरा, समुद्र से जो हो रहा है वाष्पीकरण, वो हो रहा है, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन जितना हम लोग का आसपास है वाष्पीकरण, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम लोग को ये वाटर का हम लोग ऐसे भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन वाष्पीकरण होगा तो पानी का होता है, क्योंकि नमक का नहीं हो पाता। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप पानी को उबालिए, तो पानी आप गैस पे चढ़ाए तो 70-80 डिग्री का मतलब टेम्परेचर जाता है सेल्सियस में, तो पानी उबलने लगता है। लेकिन आप उसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, देखिए उबलने में थोड़ा देरी हो जाता है, होता है, अशुद्धियां मिल गई। तो उसी तरह वाष्पीकरण में भी देरी होगा, अशुद्धियां मिलेंगी तो वाष्पीकरण में देरी होगा। तो इस कारण फ्रेश वाटर तुरंत होता है, तो जल चक्र होता है। तो जल चक्र में नॉर्मल तो ये सब बच्चा लोग में ही बनाते थे ना। ये सन हो गया, इसका क्या मिल रहा है, उष्मा और प्रकाश। तो ये वाष्पीकरण द्वारा ऊपर यहाँ घुमा घुमा, कुछ देर बाद क्या हो गया, बादल का निर्माण हुआ, संघनन हुआ, और फिर यही वापस वर्षा के रूप में आ गया। किस पे, फिर से जो हमारे पास जलाशय था। तो ये हो गया जल चक्र, ठीक। अब इसको अगर आए तो लिख सकिएगा कैसे कैसे शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर नहीं लिख पाइएगा तो फिर बोलिएगा, तो फिर लिखवा देंगे, ठीक है। तो आए ना समझ में। और दूसरा, सिर्फ बहुत बार देखिएगा, सिर्फ जलाशय से नहीं, पेड़ पौधा और हम लोग से भी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है ना। अभी प्यास क्यों लग रहा है इतना तबातोड़, वाष्पीकरण हो रहा है ना। इसीलिए बहुत सारा पेड़ पौधा क्या करता है, अपना पत्ता गिरा देता है इस समय, ताकि वाष्पीकरण कम हो। क्योंकि पेड़ पौधा से भी तो पानी खींचा रहा है, धूप में इतना है, आप खड़ा रह जाइए तो आधा घंटा पता चल जाएगा, हो जाएगा ना डिहाइड्रेशन, तुरंत पानी का कमी होगा तुरंत। तो सारे वनस्पति और जीव जंतु से भी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में। अब जितना जलाशय उतना तो हम पानी नहीं दे पाएंगे। मानव शरीर में कितना पानी हो सकता है, लगभग 70% पानी ही है, ठीक है, जिसमें रक्त का मात्रा कितना होता है, 3 से 4 लीटर होता है ना, 4 से 5 वही, ठीक है, रेंज 3 से 5, ठीक है। इसलिए तो जल चक्र यही है, लिख पाइएगा, अगर नहीं लिखिएगा तो कल हमको बताइएगा, लिख देंगे, ठीक। अब आइए सीधा कार्बन चक्र। देखिए वायुमंडल में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और तो इसमें भी आप ले सकते हैं पानी में घुलनशील।
जिधर एरो डालेंगे समझ में आएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ले रहा है, यहाँ ज्वालामुखी से CO2 वायुमंडल में जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, इतने में हो जाएगा। देखिए समझा दे रहे हैं हम। सबसे पहले वायुमंडल में CO2 और पानी में घुलनशील CO2 है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, बहुत सारा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो कहाँ मिला? वायुमंडल में। फिर आ जाइए, वायुमंडल में जो CO2 है उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या लिए? श्वसन में ग्रहण किए। वो क्या छोड़े? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जानवर लिया, जानवर क्या किया? श्वसन में छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वायुमंडल में मिल गया। उसके बाद पौधा है तो इससे क्या बना? जीवाश्म ईंधन, लकड़ी। लकड़ी को जब हम जलाएं तो फिर क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में मिल गया। उसके बाद जानवर का और पौधे का क्या होता? विघटन, यानी जब मरे तो उसका क्या होगा? जैविक अपघटन होगा। इससे भी क्या होगा? CO2 जो भी निकला वो वायुमंडल में मिल गया। तो ये वायु कार्बन साइकिल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो बताए भी थे, ये ज्यादा टफ नहीं है। सेम ऑक्सीजन साइकिल चलेगा। देखिए चित्र अब थोड़ा और भी आप लोग डिजाइनदार बना सकते हैं, अच्छा लगे तो। मतलब फ्लो चार्ट और भी बढ़िया से कि दिख जाए कहाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसी तरह सेम क्या बनेगा? ऑक्सीजन चक्र, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जानवर, मनुष्य, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लिया, ये ऑक्सीजन छोड़ा, तो एक सर्कल बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको करिए, नहीं तो फिर
ठीक है। अच्छा, थोड़ी कल हम लिखवाइए देंगे, कल हम लिखवा देंगे, समझिए। ठीक है, मैंने था लास्ट ही क्लास से नीचे, तो करा देते कंप्लीट। तो कल अगर मैडम आई नहीं आएंगी तो यही टाइम, और आएंगी तो इस टाइम में हम आएंगे 12:15 से। ठीक है, अगर मैडम आएंगी तो फिर 12:15 से हम आएंगे। श्वसन, ये ना श्वसन। ठीक है, कल हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। क्या है? संसाधन ना, प्राकृतिक संसाधन। फोन आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कल करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे। और दूसरा, कल ही नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो कल टाइम, अगर मैडम नहीं आए तो वही 10:30, और अगर आई तो फिर हम 12:15। ठीक।